आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत पे। सबसे पहले बात जनूबी कश्मीर आपको लिए चलेंगे, जहां पर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन के लिए इंतखाब होने जा रहा है और थोड़ी देर में जब वोटिंग होगी और इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा तो इस बीच गुपकार अलायंस, जो इससे पहले इस मकसद से बना था कि जहां पर भी इंतखाबात, खासतौर से डीडीसी के इंतखाबात हुए थे और अब चूंकि आज के भी इंतखाबात में अब तक जो चेयरपर्सन या नायब चेयरपर्सन के लिए इलेक्शंस हो रहे थे, तो उनमें अलायंस एक दूसरे के खिलाफ, कहीं पर भी जो अलायंस में शामिल लोग हैं या पार्टियां, इलाकाई जमातें हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाती थी। लेकिन अब इस तरह की तस्वीर जहां पे अनंतनाग के अंदर बनती नजर आ रही है और म्युनिसिपल कमेटी के चेयरपर्सन के लिए, चेयरमैन के लिए दोनों जमातें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने है, यानी अलायंस ही अलायंस के खिलाफ खड़ा है और अलायंस यहां पर फिलहाल काम करता नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ इस वक्त फिदा हुसैन है, अनंतनाग से ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, इन डिटेल बताइएगा किस वक्त ये इंतखाबी अमल आगे बढ़ेगा और क्यों अलायंस के ही उम्मीदवार एक दूसरे के सामने हैं? बिल्कुल, मैं आपको आसिफ बता दूं कि पीएजीडी यानी कि गुपकार अलायंस फॉर जो गुपकार डिक्लेरेशन बनाया गया है, जिसमें तकरीबन जो सभी पार्टियां थी, कुछ पार्टियों को छोड़ के, यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और कुछ छोटी मोटी पार्टियां जो है उनको छोड़ के सभी पार्टियां एक साथ आई थी। यानी कि अगर हम डीडीसी इंतखाबात की बात करेंगे, डीडीसी इंतखाबात में ये दोनों पार्टियां साथ थी। म्युनिसिपैलिटीज की बात करेंगे, वहां पर भी ये एक दूसरे के साथ थी। लेकिन आज जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये बिजबेहरा म्युनिसिपल कमेटी का इहाता है, जहां पर कुछ ही देर के बाद चेयरमैन के लिए वोट डाले जाएंगे और यहां पर पीएचजीडी का मुकाबला किसी और पार्टी का नहीं है, बल्कि यहां पर मुकाबला वही पुरानी जो दो जमातें थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, एक दूसरे के सामने है। यानी कि पीडीपी का भी उम्मीदवार मैदान में है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार भी मैदान में है। ये कहना भी यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आसिफ के कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि शायद पीएचजीडी जो है मुश्तरका अपना उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रही है शाहीना निदा, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट थी म्युनिसिपल कमेटी बिजबेहरा की। हालांकि उसके बाद बहुत सारे जो वार्ड्स थे वहां पर इंतखाबात हुए और जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जीत मिली और कहीं पर उनको बिना मुकाबला ही कुछ उम्मीदवार जो है वो जीत गए। लेकिन यहां पर बीजेपी का खाता भी तब खुला था, क्योंकि बीजेपी के पास भी दो जो वार्ड मेंबर है वो यहाँ है, लेकिन अभी तक जो दोनों है वो यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। शायद वो इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब जीत किसकी होगी, कांग्रेस की, यहाँ पे माफ कीजिएगा पीडीपी की होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो यहाँ पे एक रूम बनाया गया है, इसके अंदर सभी वार्ड मेंबरान जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, कुछ ही देर के बाद नताज सामने आएंगे। लेकिन जो यहाँ पर पीएचजीडी था वो बिजबेहरा म्युनिसिपल कमेटी में फिदा, एक चीज बताइएगा, आप चूंकि जिन पुरानी कैंडिडेट्स ने एक साथ लड़ने का या जिस अलायंस का मकसद था कि एक साथ लड़ेंगे, आप अलग अलग यहाँ पर दो कैंडिडेट्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं अलायंस के, तो क्या आला हुकाम के नोटिस में ये मामला है, कोई वहां से डायरेक्शंस आई हैं? देखिए आसिफ की, जब इन्होंने मन बना लिया था कि हम एक दूसरे के जो है खिलाफ उठेंगे, तो शायद जो लीडरशिप है, क्या लीडरशिप की नोटिस में ये बात आई थी या नहीं आई थी, लेकिन ये कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर यही साफ तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है कि मुकाबला यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच ही है। पीएचजीडी बिजबेहरा में नजर नहीं आ रहा है। दोनों पार्टियां जो है जीत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं और जब हमने दोनों उम्मीदवार जो कि प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए यहाँ पर पार्टियों ने नामजद किए हैं, जो वार्ड मेंबरान है उन्होंने नामजद किया है, उनका यही कहना है कि कुछ ही देर के बाद जो है हम यहाँ पर चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। अब कौन ओहदा संभालेगा ये तो एक और आधे घंटे में ही पता चलेगा, लेकिन मुकाबला काफी सख्त है, मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। मुकाबला वही पुराना है जिस तरह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के आमने सामने होती थी। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन तमाम जानकारी के लिए। नजर खबर पर बनाए रखिएगा, क्योंकि दो उम्मीदवार जो अलायंस के आमने सामने खड़े हैं, जीत किसकी होगी, किसके सर जीत का सेहरा बनेगा, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कि अलायंस यहां पर जो लाएमल तैयार किया गया था, जो हिकमत अमली थी, उसमें फिलहाल कामयाब नजर नहीं आ रहा, यानी दो कैंडिडेट्स आमने सामने खड़े हैं। बढ़ते आगे, बात जरा कुछ कौमी खबरों की, जहां पर लद्दाख का मामला
काफी सुर्खियों में। वहीं पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की सरजमीन को चीन के हवाले कर दिया। राहुल गांधी ने आज सुबह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चीन के सामने वज़ीर-ए-आज़म ने सर झुका दिया और हमारी जमीन फिंगर 4 तक है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने फिंगर 3 से 4 तक की जो भारत की सरजमीन है उसको चीन के हाथों में थमा दिया है। Yesterday, the defense minister made a statement in both houses about the situation on the border in Ladakh with China. There are a couple of things that need to be made absolutely crystal clear. The first thing is that the Indian government's position at the beginning of this was status quo ante on April 2020. That is what the government was negotiating for. Now, sheepishly, the defense minister comes and makes a statement. And we find that Indian troops are now going to be stationed at Finger 3. Finger 4 is our territory. That is where our post used to be. So now we have moved from Finger 4 to Finger 3. Why has Prime Minister Modi given up Indian territory to the Chinese? This is the question that needs to be answered by him and by the defense minister, first. Second, why have Indian troops, after the hard work that they did, capturing Kailash plains, ranges, why have they been asked to move back? What has India got in return for this? And most importantly, the more important strategic area, Depsang Plains, why have the Chinese not moved back? These are the real questions. Why have they not withdrawn from Gogra and Hot Springs? It's a very clear thing that has happened. The Prime Minister of India has given Indian territory to China. हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। इधर राहुल गांधी पर आज वापस हमला करते हुए मरकजी वजीर बराए दाखिला अमूर जी किशन रेड्डी ने कहा कि चीन के पास जितनी जमीन इस वक्त है उसका हिसाब कांग्रेस को देना चाहिए और मुल्क की आवाम के सामने वजाहत करनी होगी। कौन भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से, उन्हें मालूम पड़ता है। वो कायर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन कह रहे, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। सर फिंगर 4 पे थे, हम फिंगर 3 पे आ गए, इसलिए बोला। रुकन ऐवान रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने ऐवान में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात उठाए, जहां कश्मीरी ताजरों दीगर शोबों से वाबस्ता लोगों की बात उनने ऐवान के जरिए हुकूमत तक पहुंचाई। इस बीच उन्होंने बजट को लेकर जहां पर कहा कि मौजूदा हालात में बजट इस तरह का लाना जरूर इत्मीनान बख्श है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा तामीराती या मनसूबा जिसकी तामीर होना बहुत लाजमी था, जो इस बजट में शायद कहीं ना कहीं गायब है। इससे ज्यादा बेहतर बजट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। हमें संतुष्ट होना चाहिए बजट से। जो बजट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, जो भी टारगेट्स रखे गए हैं, वो टारगेट्स, वो इस जो पसमंजर था पैंडेमिक का, उसमें इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो उस हद तक तो हम संतुष्ट हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसा बजट पेश किया। जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा यहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट है यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि क्या है, सारा बजट केंद्रित है उन स्टेट्स पर जहाँ पर के इलेक्शन होने वाला है। अब देखिए 30,478 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन बनाया गया है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिर्फ 104 करोड़, 40,000 करोड़ के करीब टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। हमारी फ्रूट इंडस्ट्री बिल्कुल परेशानी में है। अब अफगानिस्तान के जरिए इंपोर्ट किया जा रहा है फ्रूट,
ताकि हमारे स्टेप को एक दचका दे और हमें डिसएम्पावर किया जाए। तो नई एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज के लिए कोई बात नहीं। ये कहा गया है कि 84,000 के करीब असामियाँ खाली हैं। हमारे 80,000 के करीब डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, आप अनुराग जी आप तो रुचि देते ना कश्मीर में थोड़ी, 80,000 के करीब हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स बैठे हैं और जिनके जो पेमेंट्स नहीं होती हैं वो रेगुलरली, उनको इन फोर्सेस के जो भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं 4 क्लास के फोर्सेस, उनको जो ऑलरेडी है 10-10 साल से 20-20 साल से इंतजार कर रहे हैं। NYC को बराबर वो रेगुलराइजेशन है जो यूथ कॉर्पस है। तो इसी तरह जो हमारे CIC इंचार्जेस हैं, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर के इंचार्ज हैं, उनको नहीं, तो बहुत एक बड़ी तादाद है डेंटिस्ट की जो ऐसे ही बैठी है, बेकार बैठी है, तो उसमें करें। तो उसके अलावा पावर सेक्टर में तो कोई नई चीज नहीं। और एक नया चलन चला है कि कारगिल के साथ भेदभाव करने का। अनुराग जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में दी गई, कारगिल में नहीं। LG के लिए कहा गया वो कारगिल में भी बैठेगा, लेकिन बैठे नहीं है वहाँ, सिर्फ वहाँ पर ही डिविजनल कमिश्नर, तो कारगिल में नहीं। तो एयरपोर्ट जो कारगिल का है अभी उसमें कोई हुई ही नहीं कोई पेशरफ। जोजिला टनल अभी ऐसे ही है। जो हमारा रोड स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई इनपुट्स नहीं, उसमें कोई एलोकेशन नहीं। तो इन रिहेबिलिटेशन पैकेज कोई नहीं, क्योंकि ये कोविड की वजह से और हमारा पहला बड़ा लॉकडाउन हो गया 5 अगस्त 2019 से, उसके लिए भरपाई के लिए कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रोविजन नहीं। तो ये सारा इस एक आध मिनट देंगे ना मैडम, कश्मीर तो ताज है ना, 2 मिनट दीजिए। कश्मीर तो आप कहते हैं ताज है मुल्क का। तो ये इसी तरह हमारा जो अवंतीपोरा का एयरपोर्ट है उस पर कोई, हाँ मेहरबानी, अवंतीपोरा का जो एयरपोर्ट है उस पर कोई तवज्जो नहीं। तो जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का कहा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बात आपने की कि हम जी गैस पाइपलाइन देते हैं, ये गैस पाइपलाइन का दरअसल प्रोविजन हो गया था 2011 में। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने लाइसेंस ग्रांट की थी गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड को, GSPL को 2011 में, जो आज गिन रहे हैं कि हम दे रहे हैं गैस पाइपलाइन, आज 784 किलोमीटर लंबी गैस लाइन। तो ये भी बड़ा इनाम चाहिए पटेल जी। तो इन सारी चीजों की। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने के बाद आने वाले सैलाब की वजह से होने वाली तबाही में 36 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है, जिनकी लाशें मुख्तलिफ मकामात से बरामद की गई हैं। 168 से ज्यादा अफराद हुनूज लापता हैं, जिनमें श्रीनगर और डोडा का एक शहरी भी शामिल हैं, जिनके मुतालिक अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। हादसे के बाद जहां पर टनल में जिंदा बच गए लोगों को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज 6ठे रोज भी जारी है। ऑपरेशन में मसरूफ एहलकारों ने जहां पर कल सुबह टनल में ड्रिलिंग का काम शुरू किया था, ताहम कोई बड़ी कामयाबी आज दूसरे रोज तक नहीं मिल सकी है। हादसे के 6 दिन गुजर जाने के बाद टनल के अंदर फंसे लोगों के जिंदा बाहर निकलने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। वहीं ITBP और आफाती इंतजाम की टीमें पूरी मुस्तैदी से बचाव के काम में मसरूफ हैं और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 6ठा दिन है। हादसे के बाद जहां पर 204 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से 36 की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। 2 उत्तराखंड पुलिस के जवान भी इनमें शामिल थे। वहीं श्रीनगर का एक इंजीनियर और दूसरी तरफ जिला डोडा का एक शहरी भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ वाबस्ता था, इसी काम के दौरान लापता हुआ है। हमारी टीम आज 6ठे दिन यहाँ पे काम कर रही है और हम इस आशा और विश्वास के साथ लगातार काम में जुटे हैं कि निश्चित रूप से हम जो ऑपरेशन को स्टार्ट किया था वो अंजाम तक पहुँचेगा। नई मशीनें भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी हैं और रेनी में भी जो हमारी टीम लगातार भागों में डेड बॉडी सर्च करने का काम कर रही थी, अभी और भी सिविल के भी JCB ने वहाँ पे ज्वाइन किया है, डंपर्स ने ज्वाइन किया है, तो उस काम में भी तेज़ी आएगी। और अभी नदी के किनारे भी हम एक टीम को रवाना कर रहे हैं ताकि कुछ डेड बॉडी रास्ते में कहीं फंसी हो तो उसका भी पता लग सके। जी, डंप पे जो कनाल का क्लियरिंग का काम था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि लगातार भागों में मलबा निकल रहा है, तो एक्स्ट्रा मशीनों को भी बुलाया गया है और डंपर के थ्रू अब निकाल रहे हैं, क्योंकि JCB बार बाहर आ रही थी, फिर उसको निकाल रही थी, उसमें काफ़ी टाइम जाया हो रहा था। तो अभी उसको भी हम तेज़ी करने का काम कर रहे हैं और सारे एजेंसीज मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन के
साथ तालमेल बिठा करके हम उस काम को बहुत तेजी के साथ और लगातार रात दिन 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आने वाले चंद दिनों में एक तारीख रकम करने जा रही है, जहां पर सिंथन चोटी पर बर्फ हटाने का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। वादी कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को एक मुतबादिल रास्ता इससे मिलेगा। वाज़ेह है कि ये सिंथन टॉप पर बर्फ हटाने में मुतलका कंपनी जो मसरूफ है, इस शाहरा की स्ट्रेटेजिक अहमियत भी काफ़ी है। मनफी दर्जा हरारत के बावजूद भी टीम बहाली के काम में मसरूफ है। परेशानियों के बावजूद भी शाहरा को 20 तारीख तक खोलने की तैयारी कर ली गई है और इसके लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल मुतलका कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। कंपनी की जानिब से किए जा रहे काम को लेकर मकामी लोगों ने भी इज़हार तशक्कुर किया, जिनके लिए चंद दिनों के अंदर उस शाहरा पर राहत मिलने की उम्मीद है जो गुज़श्ता बरस बर्फबारी की वजह से बंद हुई थी। और वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली ये सड़क दोबारा खुलने से ताजरों को, मकामी लोगों को और बिलखुसूस बालाई इलाकों में जाने वाले सयाहों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। सिंथन टॉप को बर्फबारी के बाद खोलने के लिए जो NHIDSL ने एफर्ट किए हैं, उसको लेके स्थानीय लोगों को क्या कहना है, उसको लेके हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? फारूक अहमद सर। फारूक साहब, आज हम देख रहे हैं कि फरवरी महीने में भी यहाँ पर काम चल रहा है और करीब 7 किलोमीटर रहते हैं कि सिंथन टॉप तक गाड़ी पहुँचे, तो क्या कहना है आपका? जी सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार ये हो रहा है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था। इस जगह पे जिस जगह पे हम हैं, इस जगह कोई सोच भी नहीं सकता था इस टाइम में यहाँ आने का। और जो काम चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है नेशनल हाईवे की तरफ से। और ये जो 1-2 सालों में इन्होंने रोड लिया तो ये बिल्कुल सेट हो गया है। नहीं तो इधर गर्मियों के सीज़न में भी गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी, इसको कोई पूछताछ नहीं होती थी। अभी ये रोड गर्मियों के लिए भी ठीक है और आज सर्दियों में तो ये तो नई ही बात है। हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा, ये लोग यहाँ से सफ़र करते हैं कश्मीर की तरफ, तो इनके लिए बहुत ही आसानी। उधर से तो हमारे 2-2, 3-3 दिन फिर टूट जाते हैं, कहीं जाम होता था। इधर तो 2-4 घंटों में पहुँच जाता है श्रीनगर की तरफ। ये तो बहुत ही खुशकिस्मती की। ये तो इसको सर मार्च के बाद ही शुरू हो जाता था, कब खुलेंगे, कब होगा। फिर जून तक ये जब तक ना खुद ब खुद ही थोड़ा बहुत पिघल जाता था, तो फिर जाके गाड़ियाँ जून में जाती थी गाड़ियाँ कश्मीर की तरफ। शुक्रिया जी। आपका नाम? गुल मोहम्मद खान। गुल साहब, क्या आप कहेंगे कि एक सपना जो पहले लोग देखते थे कि ये सड़क खुली रहनी चाहिए, तो अब वो साकार होता नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? ये बहुत फख्र है आप लोगों का भी और हमारा भी। तो यहाँ पर इस सर्दी में इतने ऊपर ऊंचाई के, पहाड़ी के ऊंचाई के पर हम ऐसे काम कर रहे हैं। आप लोगों की मेहरबानी है, आपने हमको ताउन दिया है कि हम भी आगे बढ़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर हम टॉप तक पहुंच जाएंगे। हमने बहुत मेहनत की है, 2-3 बार से लेटे आई है इसमें बहुत रुकावटें हुई है हमारी। तो बर्फ़ भी 2-3 बार उठाया, चौथा बार भी उठा रहे हैं यहाँ से बर्फ़। तो बहुत मुश्किल काम से हमने ये खोल रखा है। ये इनके लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा होगा कि जो यहाँ की बस्ती है, यहाँ के लोग हैं, इनके लिए यहाँ टूरिस्ट प्लेस बन गया है ये। तो इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते अंदर हम टॉप तक पहुँचाएँगे, ताकि ये माइनस टेम्परेचर भी यहाँ रहा। तो जो एजेंसी है NHIDSL, उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिली आपको? बहुत सपोर्ट मिली है हमें। जो हमारा इधर एक्जन साहब है, GA साहब है, इन्होंने बहुत यहाँ पर हर रोज़ हमारा ताउन दिया है, हमको हौसला अफजाई किया है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। यहाँ बहुत अच्छे काम किया है इन्होंने भी हमारे साथ। और ये फारूक साहब ने भी हमारे साथ बहुत ताउन दिया है कि यहाँ पर आए, ये रोज़ हमारे साथ यहाँ सवेरे आकर के शाम को वापस जाता था। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लोगों का भी ताउन है यहाँ, तो बहुत अच्छा काम किया हमने भी। और आपका शुक्रगुजार है, आप भी हमारे साथ आए यहाँ तक कि हमको ताउन दिया है, हमको भी हौसला अफजाई हुई है। हम बहुत शुक्रगुजार है आपका। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते के अंदर अंदर हम टॉप तक आपको और मैसेज देंगे आपको आने के लिए। हम आपको बताते चलें कि सिंथन टॉप, जो कि 12,000 फुट से भी ज़्यादा आल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, ये जम्मू डिवीज़न का बॉर्डर और कश्मीर का बॉर्डर है। जहां किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ ख़त्म होती, वहीं उस तरफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग शुरू हो जाती है।
कुल मिला के अगर ये बात करें कि टूरिस्ट पॉइंट होने के साथ साथ ये एक वाइटल रोड है जो घाटी को जम्मू कश्मीर या दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ती है। आज तक ये सड़क बर्फबारी के चलते करीब 5 से 6 महीने बंद रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं NHIDSL जो कि इसको मेंटेन कर रही है, उनकी टीम टफ वर्किंग कंडीशंस के बावजूद एक नया इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि फरवरी महीने में ये लोग जो हैं 7 किलोमीटर के नीचे हैं सिंथन टॉप से, और ये बताया जा रहा है हमें कि आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों की बात नहीं, हफ्तों में ये लोग सिंथन टॉप पर गाड़ियां पहुंचाने में कामयाब हो गए। तो कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री क्रिएट की जा रही है, जो आज तक संभव नहीं था उसको संभव किया जा रहा है। कुल मिला के NHIDSL की टीम, जिसने कि माइनस टेम्परेचर में भी यहाँ काम करते हुए एक सपने को साकार किया है। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़। लथपुरा पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को मुआशी तौर पर भी नुकसान पहुंचाने के लिए बाज़ सख्त इक़दाम किए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां पर होने वाली दो तरफा तिजारत को भी ख़त्म कर दिया और पुलवामा हमले के 2 बरस जहां पर मुकम्मल हो रहे हैं, शुमाली कश्मीर के उड़ी से होने वाली तिजारत भी ठप पड़ी है, जिसकी वजह से इससे बराह रास्त या बिलावास्ता तौर पर जो जुड़े हज़ारों भारत पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, जो शहरी हैं, उनकी मैशत भी जिन पर कारी ज़रब लगी है, और दूसरी तरफ यहाँ पर नुकसान बड़े पैमाने पर ताजरों को उठाना पड़ा है। अब हुकूमत से दोबारा तिजारती सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा दोनों अतराफ से किया जा रहा है। मरकजी सरकार ने 370 जब ख़त्म किया था तो एक बात उन्होंने बोली थी कि हम वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हम फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ आ रही हैं, काम करेंगे। लेकिन उसके बाद एक चीज़ हुई कि 500 डेली वेज का काम बंद हो गया, ट्रेड बंद हुई। कम से कम लगभग 500 आदमी था जो वहाँ काम करते थे, डेली वेज जो थे, तो उनका काम बंद हो गया। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे से बात करें और ट्रेड दोबारा चलनी चाहिए, ताकि वो जो गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान वहाँ काम करते थे, और तो आपको पता है अनएम्प्लॉय कहाँ पहुँच गया है, तो उनको वहाँ दोबारा शुरू करना चाहिए। देखिए, जो ये ट्रेड जो है, जो ये रोका गया है उस टाइम जब 35A और आर्टिकल 370 मनसूख किया गया था, उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे हमारा जो बिज़नेस क्लास से लेकर लेबर क्लास तक हर एक जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा। मैं अपने इलाके की बात करूँगी, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, काफ़ी ज़्यादा हम लोग सफ़र हुए हैं, बिकॉज़ ये एक ऐसा सोर्स था, इकोनॉमिक सोर्स था हमारे, चाहे वो लेबर्स हो, चाहे वो बिज़नेस क्लास हो, हम लोगों के लिए, जहाँ पे हमने बहुत सारे लोन्स अवेल किए हुए थे। बिज़नेस सेक्टर में लोगों ने लोन्स अवेल किए हुए थे, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया था, और जब ये अचानक से ये ट्रेड जो है वो बंद हो गया, उस वजह से उन लोगों को वो वापस वो लोन ऑन टाइम वो डेब्ट्स क्लियर नहीं कर पा रहे, वो भर नहीं पा रहे, उससे भी उनको इफेक्ट हो रहा है। अगर हम एक सिंपली अपने लेबर्स की बात करें, वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स जो है, मजदूर जो तबका है हमारा, वो काफ़ी बिजनेस जो करते हैं, वो बहुत सारा वो उनके लिए वो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था, जिसकी वजह से वो लोग इस टाइम काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। देखिए, हम ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ जो डेस्परेशन हम जिसको कह सकते हैं उसमें रह रहे, एक डिस्टर्ब स्टेट में रह रहे। हालांकि उस पहले 370 का मसला, उसके बाद कोविड, उसकी वजह से अब अगर ये बहाल हो जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत काफ़ी हद तक राहत का वो हो सकता है। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, और जब ये हमारा ट्रेड बंद हो गया तो हमें बोला गया कि पुल ख़राब है। हमें क्लियर रिपोर्ट तब नहीं बोला गई कि हमारा जी पुल ख़राब है, हम इसको ठीक करेंगे। 2 महीने तो हमारे उसी में चले गए। तो फिर अचानक एक नोटिस आती है, एक लेटर आती है हमारे पास दोनों मुल्कों की तरफ से कि मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री से कि आपका ट्रेड बंद किया जाता है। तो मैं ऐसा बताऊं कि हमारे साथ जो 370 ट्रेडर जुड़े हुए हैं, 370 ट्रेडर के साथ ट्रांसपोर्ट जुड़ा हुआ है, और हमारे वहाँ लेबर काम करते हैं, लेबर जुड़े हैं, और लोकल जो बिजनेसमैन हैं वो जुड़े हैं। बाकी जो मंडियाँ हमारे साथ जुड़ी थी, जहाँ से हम माल परचेज़ करते थे, वो लोग, हमारा मतलब इस वक्त एक नॉर्मल बंदा कम से कम
15 से 20 हज़ार रुपया हर महीने ओवर ड्यू भर रहा है बैंक का, क्योंकि 370 के 70 लोगों ने बैंकों से लोन उठाया हुआ है और वो इस वक्त हम 3 साल से लोन भर रहे हैं। मतलब लोन नहीं भर रहे, लोन हमारा उतर ही नहीं रहा है, हम सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हैं। इस वक्त सारे लोग बहुत परेशान हैं। आदिल मेरी कई लोगों से बात हुई जो हमारे पुराने साथी हैं ट्रेड के, वो कहते हैं। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।